हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, दैट इज़ आवर जोना fasciculata. दिस इज़ अ मिडल लेयर, राइट? दिस इज़ अ मिडल लेयर of adrenal cortex, राइट। क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड में भी दो हिस्से होते हैं, राइट। एक तो होंगे कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स बोलते हैं जिसको हम, और एक होंगे आपके एड्रिनल मेड्यूला। तो अभी हम एड्रिनल कोर्टेक्स के बारे में देख रहे थे। और एड्रिनल कोर्टेक्स के पहले वाले मतलब द आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा भी बोलते हैं, उसके बारे में हम देख चुके पिछले वाले वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम मिडिल लेयर के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको हम जोना फैसिकुलेटा भी बोलते हैं। ओके, चलिए। तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, जोना फैसिकुलाटा मेनली आपके कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड, राइट। ग्लूकोकोर्टिकोइड आपके ये जो हमारे जोना ग्लोमेरुलोसा थे, ये कौन से हार्मोन सिक्रेट कर रहा था? ये सिक्रेट कर रहे थे आपके मिनरलोकोर्टिकोइड्स, राइट। तो आज हम जिस पार्ट के बारे में देख रहे, जिस रीजन के बारे में देख रहे हैं, वो मेनली आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ना एक सिंपल लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड है, ये सिंपली क्या करता है? ये सिंपली ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, हाई कर देता है। इट इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जस्ट लाइक हम उसके बारे में देख रहे थे, राइट। जब हम पैनक्रियास कर रहे थे, वहाँ पर हमने ग्लूकागोन के बारे में देखा था, राइट। इन द सेम वे आपके जो ये जोना फैसिकुलाटा, ये भी कुछ उसी तरीके का काम करता है, पर इसके अलावा भी ये कुछ काम करते हैं, हम उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम बोले, तो आपके जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, इसका मेन फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करना, ठीक है। इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। चलिए, अगर मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल, ये एक एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। तो अभी मैं जो बना रहा हूँ यहाँ पर, दिस इज़ योर जोना फैसिकुलाटा। अब देखिए, हमें पता है जो हमारे हाइपोथैलेमस है, राइट, ये आपके कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? पिट्यूटरी के लिए ये आपके मेनली कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। या तो हम कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमने मतलब हम देख चुके हैं, राइट। ये अब हाइपोथैलेमस आपके इन्फेंडिबुलम के थ्रू होते हुए ना पिट्यूटरी में सिग्नल भेजेगा, राइट। और पिट्यूटरी इसके रिस्पॉन्स में कौन से हार्मोन रिलीज करता है? ACTH, राइट। ये जो आपके ACTH है, जब ये पिट्यूटरी सिक्रीट करेंगे, तभी जाकर आपके जोना फैसिकुलाटा, ठीक है ना, जोना फैसिकुलाटा से आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज होते हैं, ठीक है। और मैंने कल आपको ये भी बताया था, जो आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, मेनली कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका? कोर्टिसोल, ठीक है। कोर्टिसोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH को रिलीज़ करता है, राइट, तभी आपके जोना फैसिकुलेटा से आपके कोर्टिसोल सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक रिसेप्टर्स होता है, ठीक है ना, मेनली आपके GPCR, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर आपके ये ACTH बाइंड होंगे, ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग कैस्केड होता है, राइट, जो आपके G अल्फा, सेम जब हम जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में देख रहे थे, हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो सेम द प्रोसेस स्टार्ट्स, ओके, एंड अल्टीमेटली आपके प्रोटीन काइनेज, राइट, प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है, जो कि पहले से ही होता है पर इनएक्टिव फॉर्म में, क्योंकि उनमें क्योंकि उनके जो रेगुलेटरी सब यूनिट है, वो आपके कैटालिटिक सब यूनिट से बाइंड होते हैं, राइट। तो आपके मतलब प्रोटीन काइनेज
ए तब जाकर रिलीज़ होंगे जब आपके प्रोटीन काइनेज ए के वो जो रेगुलेटरी सब यूनिट्स पर साइक्लिक एएमपी जब आकर मतलब बाइंड होता है तब जाकर रिलीज़ होता है। वो सेम है प्रोसेस, ठीक है ना। जब हम जीपीसीआर के बारे में भी देखेंगे तब भी हम ये सभी चीज़ों को एक अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि जब आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH आकर बाइंड होगा, ठीक है ना, आपके रिसेप्टर पर, तब आपके डाउनस्ट्रीम कैस्केड सिग्नलिंग स्टार्ट होंगे, राइट। उसके बाद क्या होता है, आपके प्रोटीन काइनेज ए एक्टिव हो जाता है। अब ये क्या कर देता है, क्योंकि ये काइनेज है तो ये फॉस्फोराइलेट कर देता है, राइट, फॉस्फोराइलेट। अब देखिए एक और चीज़, आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है ये कौन से हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन को, राइट। तो स्टेरॉयड हार्मोन को बनने के लिए अमीनो एसिड या तो फिर आपके प्रोटीन्स ये नहीं चाहिए, ठीक है ना। स्टेरॉयड हार्मोन को बनने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, मेन कोलेस्ट्रॉल। देखिए अब कोलेस्ट्रॉल से अब ये क्या बनता है आपका, कॉर्टिसोल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल से बनता है कॉर्टिसोल। अब बीच में बहुत सारी चीज़ें बनेंगे, ठीक है। तो उन सभी को फॉस्फोराइलेट कौन करता है, ये प्रोटीन काइनेज ए, ठीक है ना। अब प्रोटीन काइनेज ए तभी एक्टिव होगा जब आपके लाइगेंड आकर आपके रिसेप्टर में बाइंड होंगे। अब वो लाइगेंड क्या है, ACTH, राइट। अब ACTH तभी बनेंगे जब आपके हाइपोथैलेमस से CRH आएंगे, ठीक है। तो सभी इंटरलिंक्ड है। देखिए हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट कर रहा है, ठीक है ना, आपके कॉर्टिसोल कब रिलीज करना है, कॉर्टिसोल को कब बंद करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अभी समझ आ गया होगा कि कॉर्टिसोल किस तरीके से बनता है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को ये भी बता देता हूँ कि जो हमारे ये कॉर्टिसोल है, अब ये क्या है, ये एक इट इज़ अ स्टेरॉइड हार्मोन, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है, राइट। स्टेरॉइड हार्मोन है तो ये क्या हुआ, अब लाइपोफिलिक होगा, पर क्या होगा, आपके हाइड्रोफोबिक होगा, राइट। तो अब ब्लड में ऐसे ही तो ये ट्रैवल नहीं कर सकता, ओके। तो इसको अब एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए कोई प्रोटीन होना ज़रूरी है, राइट, बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है ना। एक होता है आपके एल्बुमिन, ठीक है ना, और एक होंगे आपके कॉर्टिसोल स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है ना, कॉर्टिसोल स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है, और ये एल्बुमिन। तो कॉर्टिसोल आपके अब इन दोनों में से किसी से भी बाइंड कर कर, पर मोस्टली बाइंड करते हैं आपके इससे, ठीक है ना, मतलब कॉर्टिसोल स्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन से मोस्टली ये करता है, बाइंड करता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एल्बुमिन। अब कॉर्टिसोल इनसे बाइंड होकर, बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड होकर ये अपने मतलब एक टारगेट लोकेशन पर ये जा सकता है, क्योंकि ये हार्मोन है, राइट। तो फिर इसको तो जाना ही होगा अपने टारगेट, आपके टारगेट ऑर्गेन्स पर या तो टारगेट जगह पर बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके टारगेट लोकेशन कहाँ पर है और ये जाकर क्या करता है, हम उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए जो आपके कॉर्टिसोल है, ठीक है, अब ये बन चुका है और सिक्रेट भी हो चुका है आपके जोना फैसिकुलेटा से, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ब्लड में ट्रैवल होकर, राइट। अब ब्लड में भी अकेले नहीं, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं, पर किसी के साथ बाइंडिंग किए हुए थे, राइट, प्रोटीन के साथ। तो इसके बाद ये कॉर्टिसोल बड़े सारे आपके टारगेट जगहों पर जा सकते हैं। जैसे कॉर्टिसोल गया आपके मसल में, ठीक है, मसल में, स्केलेटल मसल्स में जाकर क्या कर देता है, मेनली आपके ना प्रोटीन को मतलब प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करता है। देखिए ये जो आपके कॉर्टिसोल है, ठीक है, ये अब मायोफाइबर्स में, मसल सेल्स, राइट, मायोफाइबर्स में जाकर आपके सार्कोलेमा से मतलब होते हुए, क्योंकि सार्कोलेमा भी फॉस्फोलिपिड से ही बनते हैं, राइट। तो लिपिड से ही बनते, फिर कॉर्टिसोल हमारे स्टेरॉइड हार्मोन होते, फिर इसको एंट्री मिल जाएगा, राइट। अब आपके उसके साइटोप्लाज्म में जाकर, राइट, मायोफाइबर के साइटोप्लाज्म में जाकर ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, क्योंकि ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है और स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर्स आपके साइटोसोल्स में होंगे, राइट। उसके बाद ये डाउनस्ट्रीम मतलब एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है, राइट, जो आपके न्यूक्लियस में जाएगा, राइट, और फिर मतलब कई सारे जीन को इनकोड कर सकता है, राइट। उसके बाद बड़े सारे प्रोटीन्स बनते हैं। वो प्रोटीन्स किस में हेल्प करते हैं, आपके प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में मतलब बड़े सारे अमीनो एसिड बनेंगे, राइट। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेक डाउन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, बहुत सारे अमीनो एसिड, राइट, अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है ना। एक तो ये था कॉर्टिसोल का मतलब एक टारगेट जगह, एंड वहाँ जाकर वो क्या करता है, बड़े सारे अमीनो एसिड बना देता है। और ये अमीनो एसिड अब ब्लड में आएंगे, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम में आएंगे अमीनो एसिड, चलो ये ब्लड में
अब देखिए ये कॉर्टिसोल हमारे एडिपोज टिश्यू में भी जाते हैं, ठीक है ना। आपके जो फैट्स नहीं है तो जहाँ पर फैट्स स्टोर होते हैं, राइट, एडिपोज टिश्यू, अब एडिपोसाइट्स में जाएंगे, वहाँ पर जाकर भी ये न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद आपके फर्दर डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के बाद मतलब कई सारे प्रोटीन्स बना देता है, फिर वो क्या कर देता है आपके अब लाइपोलाइसिस कर देता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स को ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद आपके क्या मिल जाते हैं, फैटी एसिड, राइट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि कॉर्टिसोल ने एडिपोज टिश्यू में जाकर ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन कर दिया, और जितने भी आपके ये बने ये भी अब इसका भी काम है, ठीक है। अब देखिए कॉर्टिसोल जाकर लिवर में भी जाता है, ठीक है ना। लिवर में क्या कर देता है, अब इन सभी चीज़ों को मिलाकर ग्लूकोज बना देता है, क्योंकि इसका अल्टीमेट काम क्या है, ग्लूकोज को बना देना है, राइट। तो लिवर सेल्स में जाएंगे, हिपैटोसाइट्स में जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके ब्लड में अब आपके अमीनो एसिड्स भी हैं और जो जो भी चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, राइट, वो सभी है यहाँ पर आप यहाँ से ये पता लगा सकते हो कि आपके जो ग्लूकोज बनने के लिए जितने भी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है ना, आपके कॉर्टिसोल ने करवाया है, ये क्या होंगे, ये सभी आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, राइट। तो आपके कॉर्टिसोल है ना, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है, राइट, मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन को करवा रहा है, ठीक है ना। और ये कैसा हुआ, इनडायरेक्टली, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आपको आगे आने वाले स्लाइड में, पर आप लोग यहाँ तक ये जान लीजिए कि ये इनडायरेक्टली, क्योंकि देखिए अब कॉर्टिसोल पहले जाएंगे आपके मसल्स में, राइट, उसके बाद प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगा, राइट, आपके कॉर्टिसोल जाएंगे एडिपोज टिश्यू में, राइट, और यहाँ पर आपके ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेक डाउन होंगे, उसके बाद ये जाएंगे लिवर में, वहाँ पर होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। हो तो रहा है पर इनडायरेक्टली, ठीक है ना। एंड उसी प्रकार से बोन से भी आपके प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, और बड़े सारे आपके अमीनो एसिड बनेंगे, ये भी अब यहीं पर लीवर में जाकर क्या कर देगा, ग्लूकोज की फॉर्मेशन को ऐड कर देगा, हेल्प करेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कॉर्टिसोल यूजुअली इंक्रीजेज, राइट, cortisol usually increases the glucose level in the blood, ओके मतलब ये करता है ऐसा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे थे, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोल रहे थे, राइट। यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस को फेवर कर रहा है, बट however it also helps, in other word it also favors the formation of glycogenesis, okay, glycogenesis। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब आप लोग को पता होगा, ये क्या कर देता है, मतलब इसमें क्या होता है आपकी ना, ग्लूकोज, बड़े सारे ग्लूकोज मिलकर आपकी ग्लाइकोजिन को बना देता है, राइट। ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजिन और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो ग्लाइकोजिन की फॉर्मेशन हुआ ना, ग्लाइकोजेनेसिस। तो देखिए करता मतलब इसका अल्टीमेट काम, आपके कोर्टिसोल का अल्टीमेट काम क्या है, आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है, बट हाउएवर फिर भी ये क्या भी करता है आपके मतलब ग्लाइकोजेनेसिस को भी फेवर करता है, बट ये इनडायरेक्ट, बट ये डायरेक्ट है, ठीक है ना, डायरेक्ट। एंड इट ऑल्सो acts on smooth muscle cell and increases the sensitivity of adrenergic receptors, ठीक है। अब ये क्या कर देता है, कॉर्टिसोल स्मूथ मसल सेल्स में जाकर आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को और इन्हेंस कर देता है, और बढ़ा देता है, और इंक्रीज करवा देता है। अब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पर मैंने लिखा है, इट इज़ अ क्लास ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ओके। जी प्रोटीन मतलब ये serpentine, right, G protein receptor that are targets of catecholamines, okay, that are targets of catecholamines। अब देखिए catecholamines क्या है आपको पता ही होगा, हमने पिछले वाले क्लास में ही देखा था। कैटेकोलामिन्स मतलब जब हम नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन को कंसिडर करके दोनों को एक जनरल टर्म देते हैं ना, तो हम इसको कैटेकोलामिन्स बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर वो रिसेप्टर की बात कर रहा है जो GPCR रिसेप्टर है, एंड वो किसके लिए है, मतलब उनके टारगेट क्या है, उनके लाइगेंड क्या है, उनके लाइगेंड्स होंगे आपके एपिनेफ्रिन या तो फिर नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। यहाँ पर ये मतलब ये लाइन ये बता रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये लाइन क्या बोलना चाह रहा है।
एंड जब आपके बाइंडिंग होगा ना, मतलब जैसे नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, राइट, ये एक कैटेकोलेमिन्स जब ये बाइंड करेंगे आपके रिसेप्टर्स में, अब क्या होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। द बाइंडिंग ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, राइट, ये क्या कैटेकोलेमिन्स, राइट, टू द रिसेप्टर ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। अब स्मूथ मसल्स में है ये रिसेप्टर, जो रिसेप्टर की बात हम कर रहे थे, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, ये कहाँ पर है, स्मूथ मसल्स। अब देखिए ब्लड वेसल्स में आपके स्मूथ मसल्स होंगे, राइट, तो स्मूथ मसल सेल्स में अब वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होंगे। जब आपके नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन आपके इस वाले रिसेप्टर से बाइंड होगा ना, तब क्या मतलब उससे क्या होता है, दैट सिंपली रिजल्ट्स इन द वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब हमें पता है, राइट, ब्लड वेसल, वैसोडायलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन हमें पता है। देखिए अगर वैसोकंस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या होगा, अब पहले नॉर्मल ये था, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है, तो अब कंस्ट्रिक्ट होकर ऐसे कुछ बन गया, वैसोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा भी बड़ा हो गया तो वैसोडायलेशन भी बोलते हैं, राइट। इससे क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेट भी करते हैं, राइट। देखिए वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है तो इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, ओके। तो हमने ये जाना, जो आपके कॉर्टिसोल है ये हाइपरग्लाइसीमिया को तो फेवर करता ही है, उसके अलावा ये वैसोकंस्ट्रिक्शन भी करवाता है, राइट। और उससे क्या होता है, ब्लड मतलब उससे क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर इंक्रीज होते हैं, राइट, ओके। अभी हमने ना इससे पहले एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था कि आपके जो कॉर्टिसोल है ये क्या करता है, आपके डायरेक्ट इफेक्ट करता है ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन में, राइट, ग्लाइकोजेनेसिस में, इज ना आपके लिवर में, राइट। इसके अलावा ना ये आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करवाता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन, ओके। ग्लाइकोजन को ब्रेक करने से क्या होता है, ग्लूकोज ही मिलते हैं, राइट, तो इसका तो अल्टीमेट काम यही तो है, ग्लूकोज को बढ़ाना। तो ग्लाइकोजेनेसिस को भी ये फेवर करता है लिवर में ही, ठीक है ना, आपके कॉर्टिसोल। पर ये कौन सा इफेक्ट होता है, ये होता है आपके इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट अब देखिए कैसे होता है, ये है आपका लिवर सेल, ठीक है ना, और यहाँ पर होंगे आपके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, मतलब किसके रिसेप्टर, आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर, ठीक है। तो अब ये कॉर्टिसोल भाई साहब जाकर क्या कर देता है, इसकी सेंसिटिविटी को इन्हांस कर देता है। इट इंक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है ना। अब इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है, आपके और अच्छे तरीके से आपके एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन आकर बाइंड हो सकता है। अब इसके बाइंड होने से क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। तो देखिए एक तरीके से हमारे कॉर्टिसोल कंट्रोल कर रहा है, पर इनडायरेक्टली, क्योंकि ये जाकर आपके रिसेप्टर के सेंसिटिविटी को इन्हांस कर रहा है, राइट। ये खुद तो नहीं जा रहा है ना, पर इन्हांस करवा रहा है यहाँ पर रिसेप्टर की। और ये करने से क्या होता है, आपके जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये और अच्छी तरीके से इस रिसेप्टर पर बाइंड हो सकता है, और इनके बाइंड होने से ना आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी फेवर करता है, बट इनडायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे ना इम्यून सेल्स, कई सारे इम्यून सेल्स ऐसे होते हैं, वो ना इन्फ्लेमेशन को क्या करवा देता है, फेवर करवा देता है, राइट। कई सारे केमिकल सिक्रीट करते हैं, जैसे हिस्टामिन, राइट, आपके हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन आपके कई सारे इम्यून सेल्स सिक्रीट करते हैं, राइट। आपके स्पेशली हमारे ये उसको ले लो आप, बेसोफिल्स को ले लो, राइट, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं ना ये। तो आपके कॉर्टिसोल ना अब इन सेल्स को जाकर इनहिबिट मतलब ये केमिकल की सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब इसके सिक्रेशन को इनहिबिट होने से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाता है, ओके। इम्यूनिटी सप्रेशन और सप्रेस्ड, ठीक है। अब कॉर्टिसोल आपके इम्यून सेल्स में जाएंगे और इनके सिक्रेशन, ठीक है, जैसे अब इन्फ्लामेटरी सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम की सप्रेशन होता है, राइट, इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड हो जाता है। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, जब एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं, क्योंकि मतलब इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव करना ना, क्योंकि अगर
क्योंकि अगर ये सभी प्रोसेस में ना इम्यून सिस्टम बहुत ही एक्टिव हो गया तो फिर काम ख़राब हो सकता है। तो इम्यून सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करने के लिए आपके कॉर्टिसोल बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉर्टिसोल किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ओके, तो एक थोड़ा क्विक वो देख लेते हैं, रिकैप देख लेते हैं हम। देखिए, आपकी कॉर्टिसोल दो तरीके से काम कर सकता है, राइट। हमने देखा इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली। इनडायरेक्टली की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, राइट, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन इनडायरेक्टली करते, राइट। क्योंकि कॉर्टिसोल को ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाने के लिए आपके लिवर सेल्स में जाएंगे ये पहले, राइट, और उधर आपके जो रिसेप्टर्स है उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देंगे। सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ मतलब सेंसिटिविटी की इंक्रीज़ होने से और अच्छी तरीके से आपके एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, राइट, ये आकर लग सकता है और इसके लगने से आपके ग्लूकोनियोलाइसिस स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आपके कॉर्टिसोल ग्लूकोजिनोलाइसिस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा ग्लूकोनियोजेनेसिस, राइट। ग्लूकोनियोजेनेसिस को होने के लिए पहले तो कॉर्टिसोल कहाँ पर जाता है, आपके बड़े सारे लोकेशन पर जाता है। जैसे अब आपके मसल सेल्स में जाएंगे, राइट, आपके एडिपोस टिश्यू में जाएंगे, तो इनसे प्रिकॉर्सन लेकर आएंगे। फिर वो सभी आपके लिवर में जाकर फिर से एक नया ग्लूकोज बनता है, उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, राइट। क्योंकि ग्लूकोज मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट से मिलकर बनते, राइट। तो इसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते। तो कॉर्टिसोल का इस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट है। और डायरेक्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो ये डायरेक्टली क्या कर देता है, आपके लिवर में ही ग्लाइकोजिनेसिस को डायरेक्टली इफेक्ट कर देता है, ठीक है ना। हालांकि ये है इम्पोर्टेंट, पर ये भी कर देता है। एंड इसके अलावा हमने देखा कि कॉर्टिसोल आपके ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है, राइट। ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। उसके अलावा हमने देखा आपके ये इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जोना फैसिकुलाटा क्या क्या करता है, कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं और ये इनके हार्मोन्स का काम क्या है। तो मिलते हैं हम अगले वाले वीडियो में जहाँ पर हम जोना रेटिकुलरिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड।